बातें मुलाकातें। आज हमारे बीच हैं दो विद्वान, डॉक्टर जीवन खरकवाल और साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार। दोनों सज्जनों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर खरकवाल, आपसे शुरू करूंगा। दरअसल दीपावली जो है वो तो लक्ष्मी का पर्व माना जाता है मूल, और लक्ष्मी का जहाँ जिक्र आता है तो धन धान्य यानी धन का जिक्र तो आता ही है, और जब धन का जिक्र आता है तो मुद्रा का भी जिक्र आता है, सोने का भी जिक्र आता है। तो हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर दक्षिणी राजस्थान में सिक्कों की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई और क्या क्या उसमें ख़ास बातें हैं? नमस्कार। सिक्कों की असल में परंपरा तो दक्षिणी राजस्थान में भी 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व में जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती सिक्के जो मौर्य काल है, सुंग कुषाण काल है, उस समय के सिक्के यहाँ पर हैं। और जब धन की बात करते हैं तो खाली धन सिक्का नहीं है, धन की बड़ी ज़बरदस्त व्याख्या है। क्योंकि धन कहेंगे तो फिर धनतेरस शब्द याद आता है, धनतेरस कहेंगे तो देवोदास याद आते हैं। देवोदास एक काशी के राजा हुआ करते थे, और धन्वंतरी का मतलब है कि वो सारे स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य से हैं, आयुर्वेद से हैं, और उसके अलावा वो जो है बड़े सुकून वाले हैं। तो ये जो धन्वंतरी है वो असल में आयुर्वेद के लोग उसको पूजते हैं, पर धनतेरस के दिन उनको सुख के लिए, जो निरोगी काया है उसके लिए पूजा जाता है। तो सिक्कों की यदि परंपरा करेंगे तो वो तो 2-2.25 साल ही पुरानी है। लेकिन जो धन कहेंगे, धन का तो बड़ा व्यापक शब्द है धन। अरविंद जी, थोड़ा सा आप भी इस धन शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट करें। और हमारे यहाँ पर चूँकि मुद्रा का चलन तो बाद में शुरू हुआ, पहले शायद बार्टर परंपरा चलती होगी, तो उन दिनों कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो धन के रूप में प्रयुक्त होती होंगी या एक दूसरे के लिए संबंध बनाने के लिए, व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा? जिस समय लेन देन की परंपरा स्टार्ट हुई तो वस्तु विनिमय से स्टार्ट हुई थी। हमारे पास कुछ ऐसे वस्तु हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं और आपके काम में हैं, और आपके पास हैं जो हमारे काम में। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रारंभ हुई। बाद में चल कर के जब आर्यन का यहाँ पर आगमन हुआ तो ये गौ में बदल गया कि अगर कुछ लेना है तो आप गौ दान कीजिए और उनसे गाय लीजिए, और यज्ञ वगैरह में ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद में ये भी असुविधा, जब व्यापार बड़े पैमाने पे बढ़ा तो ये भी असुविधा लोगों को लगा। तो ये सोने के कुछ मुहरे टाइप के ये चीज़ लेने देने में काम आए। उसको लोग पहन भी लेते थे और उससे कुछ वस्तु वगैरह भी लेते थे। और फिर मौर्यन काल में आता है कि वो कुछ उस पर सील वगैरह लगाया गया, और जब ये कुषाण वगैरह और ये यवन वगैरह जब यहाँ पर आए तो सिक्कों में बहुत बड़े परिवर्तन इसमें आया। और बाद में चल कर के जैसे जावर है, आपको अगूचा है, आपको देवारी है, इसमें बड़े पैमाने पे सिल्वर का प्रोडक्शन होता था। और सिल्वर का प्रोडक्शन खास करके मौर्यन पीरियड में विशेषकर ये आपको सिक्के बनाने के लिए ये महत्व रखता था। सिक्कों का जिक्र करते हैं तो चमड़े के सिक्के भी किस ज़माने में निकाले गए, और कहावत भी है चमड़े के सिक्के चला दिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पे भारत में, और दक्षिणी राजस्थान भी उसमें शामिल है, यहाँ पर शुरुआती सिक्के किस धातु के बनाए गए? प्रारंभ में ये जो सिक्के हैं, अगर धातु की बात करें तो सबसे पहले आपको कॉपर का मिलता है। कॉपर के बाद में फिर इसमें टीन मिला दिया गया कॉपर में, तो फिर ब्रोंज के सिक्के बने, ब्रास के बने। और हालांकि जिंक के भी सिक्के का प्रमाण मिलता है, लेकिन चूंकि जिंक बहुत जल्दी ऑक्साइड हो जाता है तो वो अभी फिजिकली उपलब्ध नहीं है। और स्वर्ण के सिक्के बड़े पैमाने पे कुषाण पीरियड में और गुप्त पीरियड में बनाए गए। जीवन जी, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, और ये बात सच भी है। बताएं कि क्या सोना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, और इसका भी क्या सिक्के में इस्तेमाल होता रहा, और किन किन समय हमारे यहाँ पर सोने के सिक्के ज़्यादा बनाए गए? असल में जब सोने की चिड़िया भारत को कहते हैं तो वो सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। सोना एक बहुत प्रमुख धातु था और है और रहेगा। असल में
5000 साल पहले जब धातु विज्ञान भारत में शुरू हुआ तो उस समय जो है हमारे जो पहले शहर बने हड़प्पा सभ्यता के भारत में, वो लोग भी सोने का इस्तेमाल कर रहे थे। असल में उनके बहुत सारे शहरों से हमको सोने के प्रमाण मिलते हैं, सोने की जेवर मिलते हैं, सोने की मोतियाँ मिलती हैं। सोना जो है एक तो वो पिपलिका स्वर्ण करके बहुत प्रमुख रूप से रेफरेंस आता है। उसके अलावा सोने की जो खान है वो जो पुरानी खानें समझी जाती हैं वो कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस में ऐसा रेफरेंस ज़रूर आता है। और कोलार गोल्ड माइंस असल में कर्नाटक में वहाँ सोना ज़रूर था, लेकिन अपने राजस्थान में भी, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में भूकिया के आसपास में स्वर्ण का थोड़ा बहुत भंडार है और वहाँ कुछ माइनिंग भी है, लेकिन उसमें GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने काम किया है। और आर्सेनोपाइराइट करके जो है असल में जो डिपॉजिट वहाँ है उसमें कहा जाता है कि जियोलॉजिस्ट कहते हैं उसमें गोल्ड की मात्रा है। तो राजस्थान में गोल्ड का इस्तेमाल करने की परंपरा 2000 साल पुरानी तो पक्की है। असल में जब कुषाण काल था, कुषाण राजा भारत में राज्य कर रहे थे, उस समय सोने के सिक्के भारत में बनने शुरू हुए। फिर गुप्त राजाओं के समय, जैसे अरविंद जी ने कहा, गुप्त राजाओं के समय भारत में सोने के सिक्के बने। और फिर बाद में हमारी जब मेवाड़ राजवंश आया, सिसोदिया राजवंश आया, उस समय भी स्वर्ण का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। तो सोने को बनाने के हमको एक तो जो नदियों में बह के सोना आता था, दूसरा जो खानों से सोना निकालते थे। 2 किस्म का सोना होता है। और उसके अलावा जो प्योर गोल्ड है, वो नेटिव गोल्ड भी एक था, जो प्राकृतिक रूप से सोना उपलब्ध होता है, वो भी मिलता है। लेकिन भारत को जब सोने की चिड़िया कहते हैं ना, तो सोने की चिड़िया का खाली मतलब धातु से नहीं है। जो सोने की चिड़िया कहते हैं उसका मतलब बहुत सारी चीज़ों से है। उसका लोगों का स्वास्थ्य है, आपके पास जो खेतों में अनाज है, आपके पास जो पशुधन है या चट्टानें हैं, पर्यावरण है, ये सब धन के रूप में है हमारे पास है। धातु का मूल्य, जीवन जी थोड़ी इस पे बात करते हैं। ये कब धीरे धीरे शनय में हमारे जीवन शैली में आया कि सोना सबसे महंगा है, या उसके बाद इससे कम मूल्य की चांदी है, या उससे कम मूल्य का जस्ता है? ये धातुओं का मूल्यांकन और वर्गीकरण और फिर बाद में सिक्कों में भी आने लग गया कि कोई महंगा मूल्य का सिक्का है तो सोने का बनेगा। ये मूल्यांकन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? असल में जब हम धातु की बात करते हैं ना, तो सबसे पुराना धातु पूरे दक्षिण एशिया में सबसे पहला जो प्रमाण है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, 6700 साल पुराना। वहाँ सबसे पहले तांबे के अवशेष मिलते हैं। तांबे की एक रिंग छल्ला मिला। उसके बाद फिर तांबे को लोगों ने गलाना शुरू किया, धातु को ढूंढना शुरू किया, और फिर जो है करीब आज से 4500 साल पहले हमको बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सोना मिलने लग जाता है। उसके अलावा उन लोगों ने जो है सोने के अलावा, तांबे के अलावा सीसा ढूंढ लिया था, उन्होंने टिन ढूंढ लिया था, और वो लोग कांसा बना रहे थे। लेकिन जब आपने कहा कि इनका इनका जो है ना कब मूल्य के हिसाब से कब तय किया गया, जब हम इस दृष्टि से देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने को बहुत प्राथमिकता दे रहे थे, वो वहीं पता चलता है। लेकिन यदि आप सिक्कों की बात करेंगे, सिक्कों के रूप में ये कब आया, तो ये सिर्फ 2-2.25 साल पुरानी बात है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सिक्कों के रूप में ये इस तरह का मूल्यांकन, ये परंपराएं हमारी भारतीय हैं या हमने विदेश से, ग्रीस से या दूसरी जगह से ली, दूसरी सभ्यताओं से ली? जहाँ तक देखिए, सोना को हम सबसे ऊपर मानते हैं, उसके कारण क्या है कि ये नोबल मेटल में सबसे ऊपर आता है। उसके बाद सिल्वर आता है, उसके बाद दूसरे धातु आता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अगर सोना है तो सोना ही रहेगा, एक तो ये कारण है। दूसरा, एक आयरन का उदाहरण मिलता है ईरान में। वो उस समय आयरन की मेटलर्जी हमारे पास नहीं थी, तो आयरन जो मेटोराइट के थ्रू ज़मीन पे गिरता था उसमें चुंबकीय गुण होता था, तो बहुत कम मात्रा में होता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय आयरन का जो वैल्यू था गोल्ड से भी ज़्यादा था। यानी हम लोहे से परिचित नहीं थे, तो लिहाजा उसका मूल्य ज़्यादा हो गया। और उसमें जो अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी था कुछ लोगों के पास था, तो वो लोग कुछ अपने जो इम्पोर्टेंट औजार वगैरह होते थे उसके हैंडल में लगाते थे, और वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। बाद में जैसे जैसे मेटलर्जी हमने आयरन की सीखी,
उसके बाद क्योंकि क्रस्ट के ऊपर एल्युमिनियम के बाद आयरन सबसे बड़े पैमाने पे है, और मेटलर्जी हम जब उसको सीख लिए तब जा कर के हम बड़े पैमाने पे इसको यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, एक तो नोबल मेटल के कारण ऊपर है, और दूसरा अवेबिलिटी जो जैसे जैसे समाज में मिलते जा रहा है धातु, उसके कारण भी इसके कीमत ऊपर और नीचे होता है। मेवाड़ का मूल्य इतिहास में कई कारणों से, उसमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ चांदी बहुत होती थी और अभी भी होती है। ये बताएं कि चांदी की खोज और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल और उसका एक तरह से उसका व्यवसाय में इस्तेमाल, ये परंपराएं कितनी पुरानी और कितनी सुदृढ़ है? देखिए, जो देवारी में चांदी निकल रहा था, अगूचा में निकल रहा था, उसका जो माइनिंग का कार्बन डेटिंग कराया गया, माइन से जो लकड़ी के पीसेस मिले तो उसका कार्बन डेटिंग कराया गया, तो उसका टाइम 1600 BC से लेके 900 BC के आसपास आता है ना। तो ये कंफर्म साइंटिफिक डेटा है। अगर इसका हम एवरेज भी माने तो 1400 BC है ना, उस समय से ये चांदी का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा था और ग्रेजुअली ये बढ़ता रहा। बाद में फिर आप जाबर का भी ये आता है। और एक चीज़ मैं और गोल्ड के बारे में थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था, साहब ने गोल्ड की बहुत अच्छी बात कही। एक इंटरेस्टिंग आता है चीज़ आर्टिफिशियल गोल्ड का, कि बहुत सारे संतों ने, खास करके नागार्जुन जैसे संतों ने लिखा है कि हमने गोल्ड बनाया। पारे से कई लोग कोशिश करते हैं। हाँ, और उसको पीसी रे वगैरह ने उसको रेफर करते हुए लिखा कि कैलामाइन जो मिनरल है, उसको अगर हम कॉपर के साथ किसी खास ऑर्गेनिक के डाल करके 3 बार अगर हीट करेंगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैलामाइन एक्चुअली स्प्लेराइट जो जावर में मिलता है, और जावर में जो स्प्लेराइट मिलता है उससे उन्होंने एक डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की जावर में, जिससे कि स्प्लेराइट से जिंक निकाला जाए, है ना। आपको पता होगा कि जिंक एक वोलेटाइल मेटल में आता है, क्योंकि इससे निकालने के लिए 1050 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जबकि इसकी बॉइलिंग जो टेम्परेचर है 913 है। तो जैसे ये निकलेगा तो वेपर फॉर्म में निकलेगा। तो उसके लिए इन्होंने रिवर्स डिस्टिलेशन प्रोसेस बनाया और मेटेलिक जिंक इन्होंने निकाला, और उस जिंक को कॉपर के साथ मिला करके उसके परसेंटेज अगर हम आप 25% या 30% तक ले जाते हैं तो गोल्ड की तरह ग्लीट करने लगेगा, है ना। तो ये आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने का भी एक रेफरेंस हमको जो मिलता है, उसका ये कारण है। जीवन जी, थोड़ी सी बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग किस्सा है। दक्षिण भारत में एक सोना बनाने के लिए किसी राजा ने, कर्नाटक का किस्सा है, किसी राजा ने प्रॉमिस किया अपने प्रजा को कि मैं सोने की बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन सोना तो था नहीं। तो ये बात शायद 6 या 7 सेंचुरी AD के आसपास की है। तो उनको किसी ने बताया कि उत्तर भारत में एक बड़े सिद्ध हैं, तो वो जानते हैं सोना कैसे बनाते हैं। तो वो सिद्ध असल में नागार्जुन थे। तो जो अरविंद जी ने बात कही असल में वो सोना बनाने की, तो रस रत्नाकर ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि कितना प्रतिशत तांबा और कितना प्रतिशत जस्ता मिला के देखिए एक ऐसी धातु बनती जो सोने जैसा दिखती है। तो ये जो है, ये करामात हमारे देश के सिद्ध जानते थे, और उन्होंने, चूंकि पीतल जो है वो सोने जैसा दिखता है, तो वो फिर उन्होंने सिद्ध को बुलाया, नागार्जुन को बुलाया दक्षिण भारत में। उन्होंने सोने का बड़ा, वो पीतल की बड़ी मूर्ति बनाई जो सोने जैसी दिखती थी। ये रेफरेंस वहाँ से आता है। जीवन जी, थोड़ी सी महिलाओं की बात करते हैं। श्रृंगार आभूषण महिलाओं को प्रिय होते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, और जहाँ भी आपने सभ्यताओं के उत्खनन किए हैं वहाँ पर महिलाओं को की कोई भी मूर्ति मिलेगी तो कोई न कोई गहना पहने वो ज़रूर मिलेगी, चाहे मोहनजोदड़ो जाइए। तो बताएं कि ये आभूषण और उसके साथ साथ गहनों का, ये धातु का इस्तेमाल, ये कब और कैसे हुआ, और कौन कौन सी धातुएं प्रमुख तौर पर हमारे यहाँ महिलाओं ने सोने के अलावा भी आभूषण के लिए प्रयुक्त की? असल में जब हमने धातु की बात की तो शुरुआत में गहनों में ही मिलता है। और जब मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा था तो जो सोना हड़प्पा सभ्यता में मिलता है वो मुख्य रूप से गहनों के रूप में ही है। सोने के अलावा वहाँ पर हमको तांबा मिलता है, वहाँ पर हमको चांदी के भी गहने मिलते हैं। शायद हम सब लोगों ने बचपन में किताबों में जो हड़प्पा सभ्यता के पुजारी की मूर्ति देखी है, वो जो अलाबास्टर का जो है आइकन है, उसका सर में एक पट्टा लगा हुआ है, उसमें गोलाकार चिन्ह भी है। असल में वो चांदी का एक आभूषण है,
और वो चांदी का आभूषण मिला कुणाल हरियाणा से। तो चांदी जो है वैसे तो हमारे देश में काफ़ी है, लेकिन चांदी जो है भारत में उस समय कहाँ से निकाली जा रही थी ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन अपने राजस्थान में चांदी बहुत है। और जैसे अरविंद जी ने कहा कि चांदी की डेट जो है ना, उसको यहाँ माइनिंग की डेट 1400 BC के आसपास में है। ये बात पक्की है, आज से 3-3.5 हज़ार साल पहले चांदी का यहाँ पर खनन हो रहा था। लेकिन ये चांदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये उससे और 1000 साल पुरानी बात है। तो पक्का यह हो सकता है अरावली से ही चांदी निकाली जा रही हो, लेकिन हमारी जो माइंस हैं उन माइंस की हमको ठीक से और डेट करनी होगी और अध्ययन करना होगा कि चांदी की निकालने की शुरुआत कब हुई। और रही बात जो आभूषणों में हमको शुरू से ही चांदी हमको मिलता है, सोना हमको शुरुआत सोने से होती है, फिर उसके बाद चांदी के हमको आभूषण मिलते हैं और बहुत बार हमको तांबे के मिलते हैं, पर लोहा जनरली आभूषणों में नहीं है। लोहा हथियारों में, औजारों में, घर की वस्तु में, इसमें हमको सामान्यतः मिलता है। और जैसे अरविंद जी ने बहुत क्लियर किया कि सोने का मूल्य इसलिए ज़्यादा है कि सोना ही रहता, वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता। दूसरी धातुओं में ऑक्साइड्स होने की वजह से वो धातुएं ख़राब होने लगती हैं, सोने में ये बात नहीं है, इसलिए वो जो है बचा रहता है। और वो हमारे जितने भी पुराने सभ्यताओं में, संस्कृतियों में हमारे लोग जो है ना, कहीं भी हम सर्वे करते हैं, कहीं भी पुरानी जगहें मिलती हैं, लोग कहते हैं धन है। एक्चुअली धन जो है बहुत पुरानी संस्कृति के अवशेषों के रूप में होता है, लेकिन उस धन में यदि सोना है तो वो ख़राब नहीं होगा। दूसरी धातुएं ख़राब हो सकती हैं, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, वो ख़राब हो सके, लेकिन सोना ख़राब नहीं होता है। और पहले का जो सोना है वो 24 कैरेट का है। बहुत सारे पुराने हमारी संस्कृतियों में, चाहे हड़प्पा हो, ऐतिहासिक काल के हो, 500 साल 700 साल पुराने अवशेष हों, वहाँ जहाँ भी आपको सोना मिलता है हमको, वो एक्चुअली बिल्कुल 24 कैरेट वाला है। अभी आप बाज़ार में जब जाते हो 24 कैरेट नहीं होता है, वो 23 कैरेट होता है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स भी हैं, वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी सोने के संदर्भ में ये बात संक्षेप में ज़रूरी है। मिस्र का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ की आप देखेंगे जो भी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं उनमें ख़ासतौर पे उनकी जो मम्मी है उनमें सोने का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ है। बताएं कि सोने का क्या इजिप्शियन सभ्यता में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ या हमारे यहाँ भी उतना ही होता था? नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो है ना, जो भारत में जो स्वर्ण का भंडार है उतना नहीं है जितना इजिप्ट या दूसरी जगह वेस्ट एशिया में था। पर जो सोने का जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ भी कम नहीं हुआ, पक्का हुआ। लेकिन क्वांटिटी को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ वो जिसको हम कहते हैं उपयोगिता वाला, वो ज़्यादा है। दिखावा वाला कम है, उपयोगिता वाला ज़्यादा है, ये फ़र्क है। और पर जब भंडार की बात करेंगे, सोने के भंडार की बात करेंगे, निश्चित रूप से वो भारत में कम, दूसरी जगह पर ज़्यादा है, लेकिन मिस्र में ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ उसको जिस तरीके से अवेयर के रखा, जैसे प्रिजर्व कर रखा, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे जो अभी पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का केरल में जो एग्जाम्पल आया, हमारे सारे मंदिरों में स्वर्ण का इस तरीके से भंडार उपस्थित था। और वो समाज में जब भी कठिन परिस्थितियां होती थी, वो समाज की हेल्प के लिए, समाज को कैसे परेशानियों से बाहर निकाला जाए, उस समय इस्तेमाल हो रहा था। हमारे उदयपुर में तो बड़ी अच्छी परंपरा है कि बेटी की शादी होनी है, घर में रुपया नहीं है, तो बोरा गणेश जी में जो है कार्ड रखाएंगे और धोख लगा के आ जाएंगे, भाई बेटी की शादी है, कुछ तो हो जाए। और वो पता नहीं पैसा कहाँ से आता था लोगों के पास जी। तो हमारे यहाँ धन की जो है ना, धन की बड़ी विस्तृत किस्म की व्याख्या है हमारी। अरविंद जी, धन और धातु का रिश्ता, वस्तुतः ये माना जाता है कि किसी महिला के पास अब तो ये हो गया कि इतना सारा सोना है, मतलब संपन्न है, चाहे उसको पहने या ना पहने। तो ये धन और उसके साथ संपन्नता, ये रिश्ता क्या अभी भी वैसा ही है और बढ़ेगा या घटेगा? एक चीज़ और जो साहब बताए उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो सोना भारत के अंदर उतनी मात्रा में नहीं थी, तो जो जन सामान्य है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, जो जन सामान्य है उसके लिए कॉपर को ही सोना माना गया। वो कॉपर का जो तांबे का है वही आभूषण पहनते थे, उन्हीं के उसके लिए वही सोना था। अब बात आई धन और सोने की बात और इसका रिलेशन, तो जैसे कि आर्टिफिशियल गोल्ड की बात मैंने आपको की, तो आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने में जस्ता का भूमिका है कि कॉपर के साथ जस्ता मिलाती। तो ये जो जस्ता टर्म है वो जसदायक से आया। जसदायक मतलब एक ऐसा मेटल आपके पास अगर है तो आपको ये प्रेस्टीज प्रोवाइड कराएगा। और ये 6th सेंचुरी के अंदर जो धातु मंजरी है
उसके अंदर ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और जस्ता वहीं से ड्राइव हुआ। नागार्जुन का बात आई कि नागार्जुन ने सोना बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसके सामने जब ये लाया गया जस्ता कि ये जस्ता है, मतलब नामांकन नहीं हुआ था, मतलब ऐसा धातु है जैसे हम इस तरह से गोल्ड बनाएंगे, तो उसको उन्होंने देख करके कुटिला संदृशा शब्द का इस्तेमाल किया। कुटिला बोलते थे टीन को, जो संस्कृत का लिटरेचर है उसमें टीन को कुटिला बोलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब उसके 1,500 साल बाद जब यूरोपियन के सामने ये धातु रखा गया तो उसको इन्फीरियर टीन बोला या पुअर टीन बोला। जब कोई चीज़ फर्स्ट बार आपके सामने आता है तो नामांकन का भी समस्या होता है ना। फिर बाद में जसदायक और इस तरह से चला और ये आर्टिफिशियल गोल्ड बनाया गया और इस तरह से। तो आपका जो सवाल है कि जो संपन्नता है, भौतिक संपन्नता, निश्चित रूप से जिसके पास गोल्ड है वो उसको मानते हैं, और आध्यात्मिक संपन्नता तो एक अलग चीज़ है। जीवन जी, जाते जाते बताएं कि मेवाड़ भौतिक रूप से कितना संपन्न? ये तो जो है ना, आध्यात्मिक संपन्नता तो खैर है, शिव बैठे हैं, श्रीनाथ जी बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे यहाँ तो एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि पहला सुख निरोगी काया, ऐसे 7 सुखों की कल्पना की गई है। और वो 7 सुख जो है उस सुख में पत्नी आपकी उच्च कुलीन हो, आपके बच्चे जो है आपके सुनने वाले हों, आप राजकाज के पास में हों, आप जो है संतोषी हों। ये जो 6-7 प्रकार के सुखों की जो कल्पना है, ये एक्चुअली वो जो धनतेरस हमने शुरू किया था ना जहाँ से, वो धनतेरस का ही जो है कलश के अंदर की चीज़ें हैं। धातु उनमें से एक है, और धनतेरस में कहते हैं कि धातु की चीज़ खरीदनी चाहिए, तो वो संकलन की बात भी है। तो असल में जब हम मेवाड़ की बात करते हैं ना, तो ऐसे जगह रहना बड़े भाग्य की बात है जहाँ संस्कार भरे पड़े हों कूट कूट के। आप जो है जो पारंपरिक हमारा ज्ञान है, चाहे वो मसाले के रूप में हो, चाहे वो परंपरा के रूप में हो, चाहे वो गणगौर हो या दूसरे त्यौहार हों, मेले हों, सारा साल का पूरा जीवन भरा पड़ा हो, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न दुनिया ये कह रही है कि एक, यदि आप ग्रीन जगह में रहते तो आप खुश रह सकते हैं। दूसरा, आप यदि आपके सोशल लाइफ है तो आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब हम सब लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें बहुत सारा प्रेशर है। हम जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। तो यदि सामाजिक जीवन है तो वो प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो उससे वो बाहर हो जाता है। तो सामाजिक जीवन जो है उसमें सांस्कृतिक जीवन मिला के इस मेवाड़ में वो एक तो वो बहुत कूट कूट के भरा है। दूसरी बात है, जो जिस भूगोल में हम रह रहे हैं, इस भूगोल में ना, यदि आप मुंबई में हैं, नीदरलैंड में हैं, ऐसी जगहों पर है जहाँ मौसम बदलता ही नहीं है, तो नीरस हो जाएगी ज़िंदगी। यहाँ तो सर्दी में खाने का मज़ा अलग, गर्मी में खाने का मज़ा अलग, बरसात में अलग। तो मौसम भी परिवर्तन और जलवायु अलग, और उसके अलावा जो धरती ने इस धरा में जो है, धातु आपके पास हैं, चट्टान आपके पास है, पर्यावरण आपके पास है, पानी आपके पास है, संस्कार आपके पास है, अच्छे मनुष्य आपके पास हैं। तो धन तो भरा हुआ है इस कलश में। इस कलश को हमको उसको वैल्यू करने की ज़रूरत है। उस कलश में हमको ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना है जो उस कलश में जो है दाग लगा देंगे। तो हमको जो है जो है ना, भोजन, हमारा जो भोजन है, वो भोजन भी हमारे लिए धनी है। तो उसका न्यूट्रिशन ध्यान में रखना है कि ये भोजन हमको कितना न्यूट्रिशन देने वाला है, क्योंकि वो निरोगी काया सबसे पहली चीज़ है धन के लिए। तो जितना हमारा ज्ञान आसपास में है, परंपरा में जो ज्ञान है, जो प्रकृति में हमारे पास ज्ञान है, इस सबको हमको बचा के रखना है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी देना है। तो मेरे ख्याल से हम जिस जगह में रह रहे हैं ये धन से भरे हुए हैं, बस हमको अपनी संतुष्टि पर ध्यान रखना है। क्या हम संतुष्ट हैं इससे? प्रोफेसर जीवन खरकवाल और प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपका हृदय से आभार। बातें, मुलाकातें।